नमस्कार साथियों। तो होम रूल मूवमेंट के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में इनकी पत्रिकाओं के बारे में जाना कि कौन कौन सी पत्रिकाएं होम रूल आंदोलन के दौरान जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित की जा रही थी। उसके साथ साथ ही एक बॉम्बे क्रॉनिकल भी थी जो कि होम रूल आंदोलन की विचारधारा को फैलाने में योगदान दे रही थी। अब उसके आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि तिलक की विचारधारा क्या थी आंदोलन को लेकर। तिलक की विचारधारा क्या थी? तिलक की विचारधारा तो हमको पता है कि तिलक एक गर्मपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो तिलक की विचारधारा आंदोलन को लेकर ये थी कि जो स्वराज्य है ये कोई पका हुआ फल नहीं है जो अपने आप ही हमारे मुंह में आकर गिर जाएगा। इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, इसको प्राप्त करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ये जनता को आह्वान करते हुए तिलक ने कहा कि स्वराज्य ऐसा नहीं है कि कोई पका हुआ फल है और हम मुंह खोलेंगे और अपने आप ही हमारे मुंह में आके गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वराज्य अगर आपको चाहिए तो इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ये स्वशासन है, जब हम स्वशासन की बात करते हैं तो हमारा अर्थ है कि हम अपने घर के स्वयं स्वामी हैं, ठीक है, और उसका शासन हम स्वयं चलाएंगे, कोई दूसरा नहीं चलाएगा, कोई ब्रिटिश सरकार नहीं चलाएगी। कि जब हम स्वशासन की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य ये है कि जो हमारा घर है उसके स्वामी हम खुद हैं और उसका शासन हम खुद चलाएंगे, कोई ब्रिटिश सरकार नहीं चलाएगी। ओके। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहने को तैयार हैं, लेकिन हमको अंग्रेजी सरकार निम्न ना समझे, हमको अपने बराबर का दर्जा दे। हम अब निम्न स्थिति में रहने को तैयार नहीं हैं। उसके साथ साथ ही तिलक जी ने कहा कि हम भेड़ों के बीच पले हुए सिंह के शावक हैं और अब हमको पता चल गया है कि हम कौन है और हम स्वराज लेकर ही दम लेंगे। और उनका जो है सबसे प्रसिद्ध स्टेटमेंट था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे, ठीक है। अब होम रूल आंदोलन का स्वरूप क्या था? होम रूल आंदोलन का स्वरूप, होम रूल आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो इसका स्वरूप था कि तिलक और बेसेंट पूरे भारत का दौरा कर रहे थे। तिलक और एनी बेसेंट पूरे भारत का दौरा कर रहे थे। बेसेंट भारत का दौरा कर रहे थे, ठीक है। उसके साथ साथ ही रैलियां निकाली जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। ओके। तो इसके साथ साथ ही रैली, जुलूस, जनसभाएं आयोजित की जा रही थी, जनसभाएं आयोजित की जा रही थी, ठीक है। कि तिलक और बेसेंट पूरे भारत का दौरा कर रहे थे, उसके साथ साथ रैली निकाली जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। होम रूल को जन जन तक पहुंचाया जा रहा था। होम रूल को जन जन तक पहुंचाया जा रहा था, जन जन तक पहुंचाया जा रहा था। उसके साथ साथ ही पत्र पत्रिकाएं, पर्चे, पोस्टर बांटे जा रहे थे। पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, पर्चे बांटे जा रहे थे, पर्चे बांटे जा रहे थे। उसके साथ साथ ही सरकार की तीखी आलोचना की जा रही थी। सरकार की तीखी आलोचना की जा रही थी, आलोचना की जा रही थी। ओके। और इसमें सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। होम रूल लीग में सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। सदस्यों की संख्या में
लगातार वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो इस आंदोलन की सफलता को देखकर सरकार डर गई और सरकार ने फिर से अपना हथियार निकाला। हथियार क्या था कि इस आंदोलन का दमन किया जाए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? सरकार दबाव में आ गई। सरकार दबाव में आ गई। दबाव में आ गई। सरकार दबाव में आ गई। उसके साथ साथ ही तिलक और बेसेंट की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तिलक और एनी बेसेंट की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेसेंट की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनकी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली और पंजाब में तिलक के प्रवेश पर रोक लगा दी। दिल्ली और पंजाब में तिलक के प्रवेश पर रोक लगा दी। तिलक के प्रवेश पर रोक लगा दी। प्रवेश पर रोक। ठीक है, उसके साथ साथ मद्रास में भी सभाओं पर सख्ती कर दी। मद्रास में भी सभाओं पर रोक लगा दी। सभाओं पर रोक लगा दी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि 1917 में ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है, अपने शिखर पर पहुंच जाता है। 1917 में आंदोलन शिखर पर पहुंच जाता है। शिखर पर पहुंच जाता है। कैसे कि जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को नज़रबंद कर दिया जाता है। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को नज़रबंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इस ब्रिटिश सरकार के इस कार्य का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है और आंदोलन और भी तेज होता है, और भी तेज हो जाता है। इसका अत्यधिक विरोध होता है और आंदोलन तेज हो जाता है। आंदोलन तेज हो जाता है। आंदोलन और भी तेज हो जाता है। और जो कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे, वे भी इसके समर्थन में उतर आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमपंथी नेता भी इसके समर्थन में उतर आते हैं। इसके समर्थन में उतर आते हैं। और इनमें कौन कौन प्रमुख थे? इनमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें कौन कौन प्रमुख थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को 1917 में बम्बई की होम रूल लीग की कमान सौंप दी जाती है। इसके साथ साथ ही गांधी जी भी इस आंदोलन के और एनी बेसेंट के सपोर्ट में आ जाते हैं और महात्मा गांधी के परामर्श पर ही
शंकरलाल बैंकर और जमुना दास आदि ने हजारों लोगों के हस्ताक्षर कराए, जो सभी लोग एनी बेसेंट से मिलने को तैयार थे। उसके साथ साथ ही एक घटना होती है कि सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी इस घटना के विरोध में, और ये राजनीतिक उपाधि त्यागने वाली प्रथम घटना थी। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, और ये प्रथम घटना थी जो राजनीतिक उपाधि त्यागी थी। राजनीतिक उपाधि त्यागने की प्रथम घटना थी ये। राजनीतिक उपाधि त्यागने की यह प्रथम घटना थी। ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है कि सरकार आंदोलन के सामने समर्पण कर देती है और मोंटेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा जो है उसका प्रस्ताव रखती है। मोंटेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा का प्रस्ताव रखती है, अगस्त घोषणा लेकर आती है। इसको अगस्त घोषणा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 20 अगस्त को लाई गई थी, इसलिए इसको अगस्त घोषणा कहा जाता है, 20 अगस्त 1917 को। ठीक है। तो मोंटेग्यू घोषणा और अगस्त घोषणा से पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का समय चल रहा था, और उसमें जो भारत की सरकार है उसको मेसोपोटामिया में जो ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था उसका खर्च उठाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन भारत की सरकार ये खर्च उठाने में जो है विफल रही। ठीक है। तो इसमें मेसोपोटामिया इसको वापस लिखते हैं, मेसोपोटामिया के युद्ध का खर्चा उठाने में भारत सरकार विफल रहती है। इसी वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स में मोंटेग्यू ने तत्कालीन भारत सचिव जिसका नाम था ऑस्टिन चैम्बरलिन उसकी आलोचना की, और इसी आलोचना की वजह से ऑस्टिन चैम्बरलिन ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह जो है भारत सचिव बनते हैं मोंटेस्क्यू इसके भारत सचिव बनते हैं। ठीक है। तो मोंटेग्यू हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सचिव ऑस्टिन चैम्बरलिन की आलोचना करते हैं और ऑस्टिन चैम्बरलिन इस्तीफा दे देते हैं और फिर मोंटेग्यू भारत सचिव बनते हैं। मोंटेग्यू भारत सचिव बनते हैं। ठीक है। और फिर यही मोंटेग्यू घोषणा लेकर आते हैं जिसको अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो जो होम रूल आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन के आगे ब्रिटिश सरकार समर्पण करते हुए कहती है कि हम जो है भारत की मांग है होम रूल की, यानी कि स्वशासन की, उसको हम भारत को देंगे, लेकिन हम ये क्रमिक रूप से देंगे और उचित समय आने पर देंगे। यानी कि ब्रिटिश सरकार की क्या घोषणा रहती है, मोंटेग्यू घोषणा में क्या प्रावधान था कि भारतीयों को स्वशासन क्रमिक और उचित समय पर दिया जाएगा, और उचित समय पर दिया जाएगा, क्रमिक रूप से और उचित समय पर दिया जाएगा। ये मोंटेग्यू घोषणा में प्रावधान था। ठीक है। और फिर दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया जाता है। दिसंबर 1917 में बेसेंट को रिहा कर दिया जाता है। बेसेंट को रिहा कर दिया जाता है। और जो ये अगस्त घोषणा थी या मोंटेग्यू घोषणा थी, तो इसी के आधार पर मोंटेग्यू और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर 1919 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ठीक है। फिर आगे की घटना ये है कि 1917 में जो एनी बेसेंट है उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा मान लिया गया। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 1917 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है। एनी बेसेंट अध्यक्षा बनती है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। ओके। इसके बाद देखते हैं कि जो मोंटेग्यू घोषणा आई, इसके प्रति भारतीय नेताओं का क्या रुझान था। तो भारतीय नेताओं का रुझान था, जो नरमपंथी दल के नेता थे, उन्होंने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने इस जो मोंटेग्यू घोषणा है, अगस्त घोषणा है, इसको जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी और इससे संतुष्ट हो गए। एनी बेसेंट भी इस घोषणा से संतुष्ट हो गई, लेकिन कांग्रेस का जो गर्मपंथी दल है वे इस घोषणा से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस घोषणा को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इसको बातों का जाल कहकर खारिज कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये बिना सूर्य का उषा काल है। ठीक है। और इसी के बाद कांग्रेस फिर से दो खेमों में बंट जाती है। ठीक है। और जो नरमपंथी है वे धर्मपंथी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक नए दल का गठन करते हैं, जिसका नाम है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है। तो ये बातें कर लेते हैं। 1918 में क्या हुआ कि एक नरमपंथियों ने अगस्त घोषणा को स्वीकार कर लिया। अगस्त घोषणा स्वीकार कर ली। ठीक है। और इसको मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट ने भी इसको स्वीकार कर लिया। एनी बेसेंट ने स्वीकार कर लिया। ओके। एनी बेसेंट ने भी इसको स्वीकार कर लिया। गर्मपंथियों ने क्या किया, अगस्त घोषणा अस्वीकार, अगस्त घोषणा को अस्वीकार कर दिया और इसको बातों का जाल कहा, इसको बातों का जाल बताया। और बाल गंगाधर तिलक ने इसको बिना सूर्य का उषा काल कहा। उसके बाद 1918 में कांग्रेस का
विभाजन हो गया, फिर से कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, कुछ नरमपंथी नेता नरमपंथी दल सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नई पार्टी का गठन, और इस पार्टी का नाम था IND। इस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, INLF। इसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। फिर आगे क्या होता है, आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। आंदोलन की समाप्ति, इसका परिणाम और इसका महत्व, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आंदोलन की समाप्ति, इसका परिणाम और इसका महत्व। तो एनी बेसेंट के बारे में हमने जाना कि एनी बेसेंट अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा स्वीकार कर लेती है और उनका होम रूल लीग यहीं समाप्त हो जाता है। उसका होम रूल आंदोलन यहीं समाप्त हो जाता है। आंदोलन समाप्त। और जो कांग्रेस का जो नरमपंथी गुट है, वह जब बेसेंट की रिहाई हो जाती है, उसके बाद फिर से निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का भी होम रूल आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसका कारण है कि वे एक मानहानि के मुकदमे में लंदन चले जाते हैं। ठीक है, और पीछे से उनका आंदोलन समाप्त हो जाता है। तिलक का आंदोलन भी समाप्त, कैसे कि एक मानहानि के मुकदमे में लंदन चले जाते हैं और पीछे से उनका आंदोलन समाप्त हो जाता है। मानहानि का मुकदमा क्या था कि एक लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। क्या रीजन था कि वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक और दयानंद सरस्वती को स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। भारतीय अशांति का जनक बताते हैं। इस प्रकार जो है बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो जिस उद्देश्य को लेकर होम रूल आंदोलन का आरंभ किया गया था, वह उद्देश्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त होता है कि अब कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वशासन ही बन जाता है। कांग्रेस का
मुख्य उद्देश्य स्वशासन बन जाता है, स्वशासन बन जाता है। ओके साथियों, तो ये थी होम रूल मूवमेंट। इसके बारे में हमने 2 लेक्चर में पूरा जानने का प्रयास किया। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।